विवान हुड वाली टी शर्ट पहनकर अस्पताल में पहुंच चुका था ताकि उसका चेहरा कोई पहचान ना ले। और ये आइडिया भी सीधे साधे विवान को उसके शर्लॉक होम्स डुप्लीकेट भाई ने ही दिया था। अस्पताल के रूम में पहुंचते ही विवान दौड़कर वंश को गले लगाता है। वंश अपने होठों पर हाथ रखते हुए कहता है, "श्श, धीरे बात करना और अपनी हुडी मत उतारना। यहाँ हर मिनट में कोई ना कोई नर्स आती रहती है मेरी हेल्थ चेक करने के लिए।" इधर विवान वंश के पास बैठा बातें कर रहा था और उधर अस्पताल के पार्किंग लॉट में गौतम अपनी कार पार्क करता है। रिया और गौतम कार से निकलकर अस्पताल के कॉरिडोर की तरफ बढ़ते हैं। वंश कुछ सोचते हुए विवान से पूछता है, तो मम्मा रोज ऐसे ही तैयार होकर जाती है? इस पर विवान अपनी आंखें घुमाकर कहता है, हाँ यार, मेरी माँ तो रोज सुबह उठकर बिल्कुल हाउस लेडी की तरह तैयार होकर जाती है। वंश पूछता है, कैसे तैयार होती है? विवान फुल डिस्क्रिप्शन देते हुए कहता है, फॉर्मली ही तैयार होती थी मगर अब साड़ी पहनती है। वंश चौंकते हुए पूछता है, क्या? पर मम्मा तो कभी साड़ी नहीं पहनती। विवान कहता है, पर यार अब पहनती है, हाथों में चूड़ियां पहनती है, माथे में बिंदी लगाती है और मांग में सिंदूर भी भरकर जाती है। वंश अपने चेहरे पर हाथ रखता हुआ कुछ सोचकर खुद से ही कहता है, साड़ी पहन रही है, बिंदी, माथे में सिंदूर, चूड़ियां, मम्मी आखिर ऐसा क्यों कर रही है? वंश का खोजी दिमाग छानबीन में लगा हुआ था। वो अपने माथे में उंगली मारते हुए कुछ सोचकर बोलता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मम्मा को मैंने ऐसा ड्रेसअप करते हुए कभी नहीं देखा। सीआईडी के डिटेक्टिव प्रद्युमन की तरह हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। पता करना पड़ेगा मम्मा कहाँ जाती है। दोनों लिटिल जासूस इस पहेली को सुलझाने में लगे हुए थे कि तभी विवान को गौतम और रिया की आवाज सुनाई देती है। वो अपने माथे में हाथ मारते हुए घबरा कर बोलता है, ओह माय गॉड, डैडी एंड मम्मा हैव रीच्ड हियर। विवान कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी वंश उसके सर पर हाथ रखकर उसे नीचे की तरफ पुश करता हुआ अपने बेड के नीचे धकेल देता है। ठीक इसी समय गौतम और रिया कमरे में एंटर करते हैं। वंश को बेड के नीचे झांकता हुआ देख गौतम उसके करीब जाकर कहता है, व्हाट हैपेंड बेटा? आर यू मिसिंग समथिंग? नीचे कुछ गिर गया क्या? इतना कहते हुए गौतम जैसे ही नीचे झांकने की कोशिश करता है, वंश विवान की एक्टिंग करते हुए बोलता है, नो नो पापा, नथिंग इज देयर, आप बैठिए ना मेरे पास। इतना कहकर वंश गौतम का हाथ पकड़कर उसे अपने बिस्तर पर बिठा लेता है। वो रिया और गौतम की तरफ बारी बारी से दांत दिखाते हुए मुस्कुरा रहा था। रिया को उस पर कुछ डाउट होता है। वो उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखते हुए मुस्कुरा कर बोलती है, क्या हुआ बेटा? तुम कुछ कहना चाहते हो? मामा को बताओ क्या हुआ। अब तुम ठीक हो ना? मैंने डॉक्टर से पूछा था तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी बेटा। मामा लव्स यू सो मच बेटा। आस्क एनीथिंग यू वांट। इतना कहते हुए रिया उसके सिर पर हाथ फेरती है। गौतम भी वंश को कुछ हिदायतें देता है। रिया गौतम के सामने एक्स्ट्रा केयर दिखाते हुए आगे बोलती है, इतनी बार कहा था तुम्हें विवान, उल्टा सीधा मत खाया करो बेटा। अब देखो, हो गया ना फूड पॉइजनिंग। बस तुम तो मुझे रुलाने का मौका ढूंढते रहते हो बेटा। रिया के इस फुल ड्रामे के दौरान बेड पर बैठा वंश और उसके नीचे छुपा विवान दोनों हर पल यही सोच रहे थे कि ये दोनों कब वहां से उठकर जाएंगे। गौतम अपने बेटे को लेकर चिंतित था और रिया को उसकी बीमारी से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि कम से कम वो अंजलि की नजर से दूर है, वरना और ड्रामा होता। जाते वक्त रिया बिना पलटे ही कहती है, शाम को तुम्हारी दादी आएंगी, रात भर वो तुम्हारे पास रहेंगी। मैं उनके हाथ तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध भेज दूंगी, याद से पी लेना। इस पर बेड के नीचे पड़ा हुआ विवान जोर से चिल्ला कर कहता है, नो, आई हेट टर्मरिक। इतना तेज आवाज सुनकर दोनों ही पलटकर वंश की तरफ देखते हैं। पकड़े जाने के डर से घबराया हुआ वंश उन्हें एक बार फिर फेक स्माइल देता है और नीचे लेटा हुआ विवान अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। वंश दांत दिखाकर कहता है, आई डोंट लाइक इट मम्मा, बट मैं पी लूंगा। गौतम और रिया दोनों मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हैं और बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही वंश विवान से कहता है, बच गए हम दोनों, अब जल्दी जाओ यहाँ से। तुम्हारी दादी या फिर कोई नर्स आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इस पर विवान टेंशन में वंश की तरफ देखते हुए बोलता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? कैसे पता लगाएंगे कि तुम्हारी मम्मी कहाँ जाती है?
मेरे पापा और तुम्हारी मम्मी की शादी का क्या राज है? वंश विवान का हाथ पकड़कर कहता है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। विवान मासूमियत भरे लहजे में पूछता है, कैसा आइडिया? विवान के सवाल पर सवाल पूछने पर वंश इरिटेट हो जाता है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए विवान से कहता है, अरे बाबा, उसकी टेंशन तुम मत लो। मैंने बोला ना, मेरे पास एक आइडिया है। वो सब मैं तुम्हें फोन पर बताऊंगा। आप जल्दी जाओ, वरना कोई आ जाएगा। विवान मुस्कुराते हुए कहता है, ओके तो फिर ठीक है, पर मुझे बताना जरूर। इतना कहते हुए विवान एक बार फिर अपनी हुड अपने सर पर डालता है और इधर उधर देखता हुआ बड़ी तेजी से वहां से निकल जाता है। वंश गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो जानता था कि उसे क्या करना है। रात में जब अंजलि घर पहुंचती है तो स्वास्तिका उसे एक फाइल दिखाते हुए उससे कहती है, देखो अंजलि, मुझे पता है तुम इस वक्त किस दौर से गुजर रही हो, लेकिन कोलकाता और मुंबई वाले दोनों क्लाइंट से लगातार मुझे फोन आ रहे हैं। उनका प्रोजेक्ट ऑलरेडी 20 दिन लेट हो चुका है। अगर और लेट हुआ तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अंजलि जानती थी कि स्वास्तिका अपनी जगह ठीक कह रही है, इसलिए वो स्वास्तिका को विश्वास दिलाते हुए बोलती है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं आज रात ही सारा काम खत्म करती हूँ। अंजलि देखती है कि वंश यानी विवान सो रहा था। वो रात भर अपने लैपटॉप पर काम करती रहती है। पूरी रात वो एक पल के लिए भी नहीं सोई थी। सूरज की पहली किरण जब खिड़की से अंदर झांकती है तो अंजलि अपनी सीट से उठकर सीधा विवान के पास जाती है। विवान अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। अंजलि जैसे ही उसे गुड मॉर्निंग किस करने के लिए अपना चेहरा उसके करीब ले जाती है तो अचानक उसे विवान की गर्दन पर बना एक छोटा सा रेड निशान दिखाई देता है। उससे उसकी गर्दन पर पहले कभी वो निशान नोटिस नहीं किया था। वो माथे में सिलवटे डालकर खुद से ही बोलती है, ये रेड मार्क, वंश की गर्दन पर ये निशान पहले तो नहीं था। हाउ इज इट पॉसिबल? अंजलि विवान को हिलाकर जगाती है। विवान जैसे ही आंखें खोलता है, अंजलि आश्चर्य में पूछती है, ये रेड मार्क तुम्हारी गर्दन पर कब आया? विवान अपनी आंखें मलते हुए कहता है, ये तो बचपन से है ना मम्मा, सबको पता है। अंजलि थोड़ा गुस्से में कहती है, मैंने तो कभी नहीं देखा, तुम्हें चोट लगी है ना, क्या कर रहे थे तुम? अब जाकर विवान अंजलि की सारी बात का मतलब समझ गया था। वो समझ गया था कि ये रेड मार्क उसे फंसवा सकता है, जो उसकी गर्दन पर था, लेकिन वंश की नहीं। विवान ड्रामा करते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर बोलता है, ओह, आई हैव टू गो टू द टॉयलेट राइट नाउ। इतना कहकर विवान अपने बिस्तर से उछलकर सीधा टॉयलेट की तरफ भाग जाता है। अंजलि माथे में बल डालकर उसे देखती रह जाती है। टॉयलेट में जाकर विवान एक गहरी लंबी सांस लेता है। माय गॉड, बच गया यार। अंजलि एक बार फिर तैयार होकर गौतम के घर जाने के लिए निकल गई थी और उसके जाते ही विवान वंश के साथ फोन पर बात करने लग जाता है। फोन पर दोनों बच्चे आगे का प्लान डिस्कस करने लग गए थे। वंश कुछ सोचकर कहता है, आई थिंक पूरी जानकारी निकालने के लिए मुझे तुम्हारे नौकर रामू काका को एक बार फिर से रिश्वत देनी होगी। उधर अंजलि जैसे ही गौतम के घर में जाती है तो देखती है कि दादाजी पूरे घर में नौकरों को आदेश देते हुए घूम रहे हैं। कुछ नौकर गौतम के कमरे को सजाने में लगे हुए थे। कमरे के बाहर ही गौतम और रिया अपने हाथ बांधे खड़े हुए थे। दोनों के चेहरे लटके थे। अंजलि कुछ समझ नहीं पा रही थी। दादाजी नौकरों पर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, ए जगत, पूरे कमरे को ठीक से सजाना। बावर्ची, खाने में जरा भी कमी मिली तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। अशोक, बैंड बाजे वालों को बुला कर ला जल्दी। और रिया, तू क्या खड़ी खड़ी देख रही है? जा सिंदूर की थाली लेकर आ। और ये लता कहाँ मर गई? रिया दौड़ते हुए दादाजी के पास जाकर हड़बड़ा कर कहती है, सिंदूर की थाली तैयार है दादाजी, और मम्मी जी भी अभी आती होंगी। अंजलि को देखते ही गौतम दौड़ते हुए उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। अंजलि उसे घूरते हुए दबी आवाज में कहती है, अब ये क्या नया ड्रामा चल रहा है यहाँ? गौतम अपने टूटे हुए शब्द बटोर कर हकलाते हुए बोलता है, यार, अपने अल्जाइमर्स की वजह से दादा भूल गए हैं कि तुम घर में आ चुकी हो। उन्हें लग रहा है हमारी शादी आज ही हुई है। तुम्हारा गृह प्रवेश करने की तैयारी में लगे हैं। मेरे कमरे को भी सुहागरात के लिए तैयार करवा दिया है। अंजलि आंखें फैलाकर उसका हाथ ट्विस्ट करते हुए बोलती है, व्हाट द ब्लडी नॉनसेंस, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? गौतम रोनी सूरत बनाकर कहता है,
क्या बताता, मुझे खुद सुबह उठकर पता चला। अब तो ड्रामा करना ही पड़ेगा ना। रिया ने सुबह से वैसे ही मेरी जान खा रखी है। अब तुम शुरू मत हो जाना प्लीज। जैसा बोल रहे हैं कर लो। अब जल्दी चलो, हम दोनों को दूल्हा दुल्हन की ड्रेस पहननी है। गौतम चला गया था और अंजलि कंधे झटक कर बेहद गुस्से में उसके पीछे पीछे चल दी थी। अब तक लता भी अस्पताल से घर वापस आ चुकी थी। दादाजी के हुक्म पर घर में दूल्हा दुल्हन की तालियों के साथ एंट्री होती है। दादाजी नौकरों के साथ झूम झूम कर नाच रहे थे। घर में मेन दरवाजे पर आकर दादाजी सबको रोक देते हैं और रिया और लता पर चिल्लाकर बोलते हैं, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो तुम दोनों? लता, बहू का गृह प्रवेश करवाओ। रिया और लता दोनों भी शादी के माहौल के अनुसार पूरी सज धज कर तैयार थी। दादाजी की बात कौन टाल सकता था। ना चाहते हुए भी रिया सिंदूर वाली थाली लेकर आती है और लता मुस्कुराते हुए झुक कर थाली अंजलि के पैरों में रखती है। रस्म के अनुसार अंजलि फर्श पर अपने पैरों से बनी लाल निशान छोड़ते हुए गौतम का हाथ पकड़े अंदर आती है। दादाजी जेब से नोटों की गड्डियां निकाल निकाल कर नौकरों पर उड़ाते हैं। बैंड बाजा लेकर आए दो बंदों की भी आज खूब कमाई हो गई थी। दादाजी आज फुल बिग डैड वाले अवतार में थे। वो अपनी जेब से नोटों की एक बड़ी सी गड्डी निकालकर अंजलि के हाथ में रखते हुए बोलते हैं, ये ले बहू, ये पूरे 5 लाख हैं। ये देखकर लता और रिया की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई थी। अंजलि भी हैरान थी। वो हकलाते हुए मुस्कुरा कर दादाजी से बोलती है, लेकिन दादाजी इतने सारे पैसे क्यों? नहीं दादाजी, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। इस पर दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे बेटा, ये तो तेरे घर आगमन का शगुन है, रख ले। यहाँ जो भी है सब कुछ तेरा ही तो है। इतना कहकर दादाजी दोनों हाथों से अंजलि की मुट्ठी बंद कर देते हैं। अंजलि गौतम की तरफ देखती है। गौतम आंख से इशारा करके उसे पैसे रखने के लिए कह देता है। लता और रिया अंदर तक चल चुकी थी। वो दोनों पलट कर जाने लगते हैं। तभी दादाजी लता को टोकते हुए कहते हैं, अरे लता, तू कहाँ जा रही है? बहू को गृह प्रवेश का शगुन नहीं देगी क्या? तेरे घर में लक्ष्मी आई है और तू कंजूसी दिखाकर पतली गली से निकलना चाह रही है। चल बहू को शगुन दे। दादाजी ने ऐसा बोलकर जख्मों पर नमक रगड़ने वाली बात कर दी थी। मरता क्या ना करता। बेचारी लता चुपचाप अपने पर्स से नोटों की एक गड्डी निकालकर उसमें से कुछ पैसे अंजलि को देने लगती है। तभी दादाजी नोटों की पूरी गड्डी लता से छीनकर अंजलि के हाथ में पकड़ा देते हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद अंजलि और गौतम दादाजी के सोने का इंतजार कर रहे थे ताकि अंजलि चुपचाप घर से निकल सके। तभी वहां रिया आती है और गौतम पर चिल्लाते हुए कहती है, अब बहुत खुश होगे ना तुम? तुम्हारा तो हर तरफ से प्लान कामयाब हो रहा है। गौतम घूरते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो? मेरा कोई प्लान नहीं है। रिया ऊंची आवाज में कहती है, बकवास मैं नहीं तुम कर रहे हो। मुझे बस इतना बताओ कि इसे कब घर से बाहर निकाल रहे हो और मुझसे शादी कब कर रहे हो। तभी गौतम अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहता है, चुप हो जाओ, अगर दादाजी ने सुन लिया तो। रिया कहती है, सुनने दो, फर्क नहीं पड़ता अब। तभी पीछे से दादाजी की दमदार आवाज आती है, चिंता मत करो, हमने सब सुन लिया है। दादाजी को कमरे में देखकर तीनों पर मानो बिजली सी गिर पड़ती है। दादाजी के अंदर आते ही पूरे कमरे में सन्नाटा फैल चुका था। गौतम, अंजलि और रिया तीनों की ही धड़कनें बढ़ने लगी थी। गौतम मन में सोचता है, अगर दादाजी को सब पता चल गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, कहीं इनकी फिर से हालत खराब ना हो जाए। अंजलि भी मन में यही सोच रही थी, अगर दादाजी को कुछ हो गया तो सारा ब्लेम मुझ पर ही आएगा। ओह गॉड सेव मी, सेव दादाजी। रिया मन में सोचती है, आज बुढ़े को सब पता चल ही जाने दो। ये मर जाएगा तो इस मनहूस अंजलि का चेहरा देखने को तो नहीं मिलेगा। फिर मैं बड़े आराम से अंजलि को रास्ते से हटाकर गौतम से शादी कर पाऊंगी। तीनों में से हर एक अपने ही सवालों की उधेड़बुन में लगे हुए थे कि तभी दादाजी नजदीक आकर रिया को घूरते हुए बोलते हैं, रिया, हम तेरे बारे में सब जान चुके हैं। ये सुनते ही रिया मन में बोलती है, ये क्या कह रहा है बुढ़ा? इससे मेरी हकीकत पता चल गई है कि गौतम के सामने मेरे गंदे राज ना खोल दे। गौतम कोई ड्रामा खड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए दादाजी से कहता है, दादाजी
रिया को छोड़िए ना, आप बहुत थक गए हैं, जाकर आराम कीजिए। चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये कहकर गौतम दादाजी का हाथ पकड़कर उन्हें ले जाने लगता है। दादाजी एक झटके से अपना हाथ छुड़वाकर चिल्लाते हैं, मेरा हाथ छोड़ गौतम, पहले मुझे रिया से बात कर लेने दे। ये सुनकर रिया घबराते हुए पूछती है, क्या जान गए हैं आप मेरे बारे में दादाजी? दादाजी घूरते हुए बारी बारी से उन तीनों की तरफ देख रहे थे। उन तीनों की ही सांसें जमी हुई थी कि तभी दादाजी अचानक से एक जोर का ठहाका लगाते हुए कहते हैं, हम सब जानते हैं रिया, तू क्या चाहती है। साली है ना गौतम की, इसलिए जूते चुराने आई है। तभी शादी शादी का ड्रामा लगा रखा है तूने। बोल, हमने ठीक पहचाना ना? दादाजी की ये बात सुनकर तीनों राहत की सांस लेते हैं। रिया ना चाहते हुए भी हंस कर कहती है, ओ दादाजी, यू आर सो स्मार्ट। आप देखो ना, जीजू मुझे मेरे पैसे दे ही नहीं रहे हैं। दिल कर रहा है इनका गला दबा दूं और साथ में उनकी दुल्हन का भी। अंजलि और गौतम उसके कहने का मतलब साफ साफ समझ पा रहे थे। गौतम बात को खत्म करने के लिए अपनी जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने लगता है कि तभी दादाजी कहते हैं, नहीं, तू अपने पैसे जेब में ही रख, बहू को गिफ्ट ला कर देना। रिया को पैसे मैं दे देता हूँ। चल रिया, अब गौतम और बहू को सोने दे। इतना कहकर दादाजी रिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जाते हैं और अपने ही हाथों से दरवाजा बंद कर देते हैं। रिया बंद होते दरवाजे से झांकते हुए उन्हें घूर कर देखते जाती है। दादाजी के जाते ही गौतम एक राहत भरी सांस लेते हुए बेड पर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। अरे बाप रे, आज तो पकड़े गए थे, बाल बाल बचे। तभी अंजलि गुस्से में कहती है, बच गए ना, अब जल्दी से मुझे होटल छोड़ते चलो। होटल पहुंचकर अंजलि जैसे ही गाड़ी से उतरकर होटल की तरफ बढ़ती है, गौतम पीछे से आवाज देकर कहता है, क्या मैं कल सुबह तुम्हें लेने आ जाऊं? अंजलि पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कुछ सोचकर बोलती है, ओके। गौतम मुस्कुराते हुए स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारता है और एक्सीलेटर पर पैर जमा देता है। अगले दिन अंजलि जैसे ही तैयार होकर होटल से बाहर निकलती है तो देखती है कि गौतम पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। अंजलि गाड़ी के पास जाकर बैक सीट वाले दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन उससे पहले ही गौतम बड़ी फुर्ती से पैसेंजर सीट वाला दरवाजा खोल देता है। अंजलि उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखती है। गौतम बिना कुछ भूले घूमकर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। वो दोनों ही नहीं जानते थे कि होटल के रूम की खिड़की से विवान उन्हें झांक कर देख रहा था और उसके मन में यही सवाल उठ रहा था, अंजलि मम्मी मेरे पापा के साथ? लगभग आधे घंटे बाद विवान एक बार फिर वंश के सामने बैठा हुआ था और जो उसने सुबह देखा था वो वंश को बता चुका था। वंश अपना सर खुजाते हुए कहता है, मेरी मम्मी, तुम्हारे पापा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो दोनों साथ है तो? डोरेमोन, ये तो पक्की बात है कि उनकी शादी हुई है, जैसा कि फोटो में देखकर भी लगता है। इस पर विवान कंफ्यूज होकर मासूमियत भरे अंदाज में कहता है, सब कुछ लग ही रहा है पर कुछ क्लियर तो हो नहीं रहा। तभी वंश मुस्कुराते हुए कहता है, सब कुछ अब क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर में रामू काका आने वाले हैं, बस तुम जल्दी से बेड के नीचे छुप जाओ। विवान वैसा ही करता है जैसा कि वंश ने कहा था। थोड़ी ही देर बाद रामू काका हाथ में एक बड़ा सा थैला लेकर कमरे के अंदर आते हैं। वंश उन्हें देखते ही धीमी आवाज में कहता है, दरवाजा बंद कर दीजिए। रामू काका दरवाजा बंद करके वंश के पास आकर बोलते हैं, तुम सचमुच फंसवा दोगे विवान बाबा? ये लीजिए दोनों फोटो एल्बम और पूछिए क्या पूछना है, मगर पहले मेरे पैसे। आज क्यों बुला लिया? आज वैसे ही नई बहू की एक और रस्म है घर में, लेट हो गए तो दादाजी जान ही ले लेंगे हमारी। इस पर वंश उन्हें 2000 का नोट देकर अंजलि की फोटो पर उंगली रखते हुए पूछता है, रसम छोड़ो, क्या आप बता सकते हैं ये लड़की कौन है जो पापा के साथ फोटो में है? इस पर काका दरवाजे की तरफ देखते हुए पलट कर कहते हैं, अरे यही तो है नई बहुरिया, अभी बोले ना हम। वंश रामू काका की तरफ देखते हुए बोलता है, नई बहुरिया? लेकिन ये तो काफी पुरानी फोटो है, नई कैसे हुई? रामू काका नाम में गर्दन हिलाते हुए कहते हैं, ओहो, तुम बच्चे हो, नहीं समझोगे, ये नई बहुरिया ही पुरानी बहुरिया है। ये सुनते ही बेड पर बैठे वंश और नीचे छुपे हुए विवान को बिजली का सा झटका लगता है।
वंश हड़बड़ा कर कहता है, आपका मतलब अंजलि मामा ही मेरी नई मामा है? मेरे पापा ने दो शादी की है। रामू काका कहते हैं, शादी की थी, हमको बस इतना पता है और हम नहीं जानते। वंश अचानक एल्बम पलटने लगता है। उसे दूसरी एल्बम में रिया और गौतम की शादी की फोटो मिलती है। वो फोटो को पलट कर देखता है तो उस पर 3 मार्च 2018 की डेट लिखी हुई थी। ये देखते ही वंश का माथा ठनकता है। वो दूसरी एल्बम से अंजलि और गौतम की शादी की फोटो निकालकर उसे पलट कर देखता है। उस फोटो पर नजर पड़ते ही वंश चौंकते हुए अपने मन में ही कहता है, इसका मतलब पापा रिया से शादी करने के लगभग 1 साल पहले ही अंजलि मम्मा से शादी कर चुके थे। वंश अपने माथे का पसीना पोंछते हुए एक बार फिर पूछता है, क्या रिया मम्मा ने 2 बच्चों को जन्म दिया था? रामू काका मुंह बनाकर कहते हैं, पागल होगा, 2 होते तो तुम्हें पता ना होता। वंश कहता है, अच्छा तो बताओ, क्या अंजलि ने किसी बच्चे को जन्म दिया था? इस पर रामू काका अपने बाल पकड़कर खींचते हुए बोलते हैं, खुद घन चक्कर हो, हमें भी बना रहे हो। अरे जब खो गई थी तो हमको क्या मालूम, तुम्हारी मौसी है अंजलि, मिले तो पूछ लेना। अब हम चलते हैं, वरना हम आज नहीं बचेंगे। इतना कहते हुए रामू दोनों फोटो एल्बम्स उठाकर अपने बैग में रखता है और वहां से भाग जाता है। विवान बैग के नीचे से निकलकर बाहर आता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वंश अपने चेहरे पर हाथ रखकर किसी जासूस की तरह गहरी सोच में पड़ जाता है। उधर घर में अंगूठी ढूंढने वाली रस्म की पूरी तैयारी हो चुकी थी। गौतम और अंजलि एक दूसरे के सामने बैठे थे और एक बड़े से बर्तन में दादाजी खुद अपने हाथ से चावल और दूध डालते हैं। लता अपने लटके हुए मुंह के साथ बर्तन में गुलाब की टूटी हुई पंखुड़ियां डालती है। दादाजी के इशारे पर ना चाहते हुए भी भारी मन से रिया आगे बढ़ती है। वो अंजलि और गौतम को घूर कर देखती है। उसका मन कर रहा था कि दादाजी का गला दबा दे, लेकिन वो मुस्कुरा कर कहती है, दीदी, जीजाजी, लाइए, अब दोनों अपनी अपनी अंगूठी उतारकर मुझे दीजिए। आज कोई चीटिंग नहीं चलेगी। गौतम ये देखकर हैरान था कि रिया कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। अंजलि भी रिया की फ्रस्ट्रेशन देख मन ही मन हंस रही थी। दोनों अपनी अंगूठियां उतारकर रिया के हाथ में थमा देते हैं। रिया मुस्कुराते हुए दांत खींच कर कहती है, दिल तो करता है कि आप दोनों को इन अंगूठियों के साथ समंदर में फेंकाऊं, फिर ढूंढते रहना, पर क्या करूं, मजबूरी है। इतना कहकर वो दोनों अंगूठियों को चावल में मिला देती है। तभी दादाजी रिया को सामने से हटाते हुए बोलते हैं, ठीक है तो बच्चों, मेरे 3 कहने पर 1, 2, 3। दादाजी के 3 कहते ही दोनों अंगूठियां ढूंढने में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद पहली अंगूठी अंजलि के हाथ में थी। सभी नौकर तालियां बजाते हैं। अंजलि अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। लता और रिया को छोड़कर सभी गौतम का मजाक उड़ाते हैं। दादाजी कहते हैं, मूर्खों की तरह क्या देख रहा है गौतम, बेइज्जती कर दी तूने। इस बार हारना नहीं, चलो जल्दी ढूंढो फिर से। दोनों एक बार फिर अंगूठी ढूंढने लग जाते हैं। इस बार अंगूठी गौतम के हाथ में आती है। जैसे ही अंजलि का हाथ गौतम के हाथ से टकराया, वो समझ गई थी कि अंगूठी गौतम के पास है। अंजलि नजर उठाकर गौतम की तरफ देखती है। वो जानती थी कि गौतम जीत गया है, लेकिन तभी गौतम अंगूठी अंजलि के हाथ में पकड़ा देता है और खुद ही उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता है और फिर खुद ही मुंह बनाकर कहता है, अरे यार, फिर से हार गया। अंजलि को गौतम से ये उम्मीद नहीं थी। उसकी हरकत ने अंजलि के दिल को छू लिया था। तभी अचानक गौतम को कॉल आता है। फोन कान से लगाकर वो बाहर चला जाता है। इसी बीच रिया अपना गुस्सा संभालने की कोशिश करते हुए लता से कहती है, ये सब इस बुढ़े की वजह से हो रहा है, दिल करता है इसे जहर दे दूं। तभी लता रिया के हाथ में मिठाई का डब्बा पकड़ाती है। शायद रिया लता का इशारा समझ गई थी। रिया अंजलि के पास जाती है और उसके हाथ में मिठाई पकड़ाते हुए कहती है, लो, ये मिठाई नौकरों में बांट दो और दादाजी को पहले खिलाना, वरना क्या पता बुढ़ा किस बात का बुरा मान जाए। अंजलि बिना कुछ बोले नौकरों को मिठाई बांटने लगती है। उधर अस्पताल में दोनों बच्चे सच्चाई का पता लगाने की उधेड़बुन में लगे हुए थे। विवान रोते हुए कहता है, मेरा दिल कहता है कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं, पर हमारी माँ एक ही है। इस पर वंश उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम सही कहते हो विवान,
हम दोनों ने एक ही माँ के पेट से जन्म लिया है, लेकिन हमारी असली माँ है कौन, ये हमें कैसे पता चलेगा? तभी अंदर नर्स आती है। उसे देखते ही विवान पर्दे के पीछे छिप जाता है। नर्स को देखते ही वंश को आइडिया आता है। वो नर्स से पूछता है, नर्स आंटी, किसी के बायोलॉजिकल फादर या मदर का पता कैसे लगाया जाता है? नर्स इस छोटे से बच्चे के इस अजीब से सवाल का मुस्कुराकर जवाब देती है, क्यों, तुम्हें अपना पता लगाना है क्या? वैसे आजकल पता नहीं चला बेटा कि कौन किसकी माँ और कौन किसका बाप है, पर वो डीएनए टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। वंश पूछता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आंटी? नर्स जवाब देती है, उसके लिए ब्लड सैंपल लगेगा। इतना कहकर नर्स चली जाती है। वंश मन में सोचता हुआ बोलता है, डीएनए टेस्ट। इधर दादाजी नौकरों के साथ म्यूजिक पर ठुमके लगा रहे थे। इससे पहले कि अंजलि कुछ कह पाती या कर पाती, उसके हाथ में मिठाई का डब्बा देकर दादाजी खुद ही उसके पास आते हैं और 2-3 मिठाई उठाकर नाचते झूमते खाने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद नाचते नाचते अचानक दादाजी गश खाकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। दादाजी के गिरते ही म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया था और पूरे घर में पिन ड्रॉप साइलेंस फैल गया था। गौतम दौड़ता हुआ आता है और दादाजी को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। दादाजी के मुंह पर मिठाई लगी थी, वो समझ जाता है। वो बिना वक्त गवाए उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है। उनका ब्लड शुगर बहुत हाई जा रहा था। वो तेज कदमों से चलता हुआ बाहर आता है और जोर से चिल्ला कर कहता है, किस बेवकूफ ने मिठाई दी थी दादाजी को? गौतम अंजलि के हाथ में मिठाई का पैकेट देख लेता है। एक नौकर का इशारा भी अंजलि की ओर होता है। गौतम अंजलि की तरफ बढ़ते हुए गुस्से में कहता है, अंजलि, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता होना चाहिए ओल्ड एज इंसान को शुगर होता है, या तो मुझसे पूछ लिया होता। गौतम जल्दी से दादाजी की शुगर टेस्ट करता है। देखता है तो शुगर 450 के पार आ रही थी। वो जल्दी से इंसुलिन का इंजेक्शन देता है। अंजलि, क्या बेवकूफी की है तुमने ये? जानती भी हो 450 के ऊपर शुगर जाना क्या होता है? दादाजी को हार्ट अटैक आ सकता है। सब लोग बहुत ज्यादा शौक है। अंजलि ऑलमोस्ट गिल्ट में है। गौतम फौरन दादाजी को इंसुलिन के 2 इंजेक्शन लगाता है और डॉक्टर को फोन करके सिचुएशन बताता है। तो डॉक्टर कहता है, देखिए, आपने इंजेक्शन दे दिया है। अगर 15 मिनट में शुगर लेवल कम हो जाता है, दादाजी को होश आ जाता है तो कोई बात नहीं, वरना उन्हें आईसीयू में एडमिट करना होगा। इतना सुनते ही रिया, लता, गौतम, सारे नौकर सब अंजलि को एकदम गुनहगार की तरह घूरने लगते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, इसे ज्यादा देर घर में ना रहने दो। अब खड़ी कर दी ना मुसीबत। लता देवी अंजलि को देखकर कहती है। अंजलि इस वक्त कोई जवाब नहीं देती है। वो भी डरी हुई थी क्योंकि दादाजी बिस्तर पर बेहोश पड़े हैं और पूरे घर में चिंता भरी शांति छाई हुई है। 450 के पार शुगर का लेवल कम होगा या नहीं, सब लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी चिंता बस यही थी। रिया अपने नाटक का अगला पत्ता फेंकती है और दादाजी के पास जाकर बैठ जाती है। दादाजी, अभी तो आपकी हालत सुधरी थी, फिर ये क्या हो गया? उसकी आंखों में मगरमच्छ के आंसू आ चुके थे। वो माहौल को और भी चिंताजनक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। इस पर लता देवी ऊपर से मसाला डालना शुरू कर देती है। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तू मेरी बात मानता कब है? देख क्या हो गया। वो गौतम को देखकर बोलती है। गौतम कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो अंजलि की तरफ देखता तक नहीं है। अंजलि घबराहट में अपने दोनों हथेलियों को आपस में गूंथने लगती है। उसे भी लगता है कि ये सब उसकी ही गलती है, इसीलिए वो खुद को गुनहगार समझती है। रिया का नाटक बेहतरीन ढंग से जारी रहता है। वो कहती है, अब आपका ख्याल मैं रखूंगी दादाजी, गलती से भी ऐसी गलती नहीं होने दूंगी। मैंने एक पल के लिए क्या नजरें घुमाई, यहाँ तो लोगों ने आपको बिस्तर पर ला दिया। रिया जले पर नमक का पूरा पैकेट छिड़कने के मूड में थी। कुछ 10 से 15 मिनट तक सब अपनी सांसें रोके हुए इंतजार करते रहे। अंजलि की आंखें भी भर आई थी। कोई कोने में खड़ा है, कोई दादाजी के पास बैठा है। किसी के दिमाग में शातिर नई नई चालें चल रही हैं, तो किसी के दिमाग में दुआएं चल रही हैं। सब लोग घड़ी के 15 मिनट बीतने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 15 मिनट बीतते हैं, गौतम फिर से दोबारा उनका शुगर चेक करता है। अंजलि आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थनाएं कर रही है और कुछ नौकर भी। जब रीडिंग आई तो उसके चेहरे पर एक राहत उभरी,
जिसे देखकर सब समझ गए कि क्या हुआ है। सभी की पुष्टि के लिए गौतम बोलता है, दादाजी का शुगर लेवल नॉर्मल हो गया है, वो अब ठीक है, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करता हूँ। इतना कहकर गौतम डॉक्टर को दोबारा फोन मिलाता है। गौतम की बात सुनते ही जैसे अंजलि ने मानो खुद को इस बड़े से गुनाह से बाइज्जत रिहा समझा। अंजलि अब चैन की सांस लेती है। वो मन ही मन बोलती है, शुक्र है दादाजी को कुछ नहीं हुआ। जब तक गौतम डॉक्टर के साथ बातों में लगा रहता है, उतने में अंजलि वहां से चली जाती है। उसका अपराध बोध उसे वहां और रुके रहने की इजाजत नहीं देता। गौतम बात पूरी करके दादाजी की तरफ आता है। डॉक्टर ने कहा है कि ये अब खतरे से बाहर है, बस इन्हें आराम करने दिया जाए, आप सब बाहर चलिए। गौतम के इतना कहते ही सभी बाहर निकल जाते हैं। इस दौरान गौतम ध्यान देता है कि अंजलि गायब है। वो अंजलि के बारे में पूछता है, अब भी तुझे उस अंजलि की पड़ी है, देखा नहीं क्या किया उसने? लता देवी डांटने के स्वर में बोलती है, मैं तो उनको कह कहकर थक गई हूँ, लेकिन इन्हें तो पता नहीं क्या हो गया है। अगर आज मेरी प्यारी दादाजी को कुछ हुआ तो वही जिम्मेदार होगी, समझ लेना। रिया भी जलती आग को गर्म हवा दे देती है। गौतम समझता है कि बात कितनी नाजुक है और वो भी जानता है कि गलती अंजलि की है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लता और रिया एक दूसरे को नजरों ही नजरों में शाबाशी देते हैं। गौतम और अंजलि के बीच दूरी की दीवार खड़ी करने में ईंट लगाई जा चुकी थी। अगले दिन काउंसलिंग का सेशन था। दोनों काउंसलर के सामने बैठे थे। पिछले दिन की टेंशन उनके जहन से गई नहीं थी, जहां अभी भी अंजलि ही गौतम की नजर में गुनहगार थी। सेशन शुरू होता है। एक सवाल का जवाब दीजिए। आखिरी बार क्वालिटी टाइम कब बताया था? काउंसलर पूछता है। ये सुनते ही दोनों के दोनों छेद जाते हैं। किसी के मुंह से कोई बोल नहीं फूटते। वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में देखने लगते हैं। काउंसलर उनकी शर्म समझ जाता है। चलिए, क्वालिटी टाइम ना सही, यही बता दीजिए कि आखिरी बार एक दूसरे को किस कब किया था? काउंसलर उनके शर्माते चेहरे पर एक सवाल और दाग देता है। किस? गौतम की आंखें फैल जाती हैं। हाँ, किस? बताइए। इस पर भी दोनों कोई जवाब नहीं देते, लेकिन गौतम को पुराना समय याद आ जाता है, जब उसने पहली बार अंजलि के गालों को चूमा था। उन पलों की बात ही अलग थी। अंजलि के दिमाग में भी वो याद उभर आती है। अक्सर हम काम के चक्कर में अपनों को अपना समय देना भूल जाते हैं और ये हमारे बीच के प्यार को खत्म करने लग जाता है। काउंसलर उन्हें समझाना शुरू करता है। आप लोगों के लिए एक टास्क है, समझिए। जिंदगी की दौड़ भाग के बीच आप दोनों को अपने लिए, अपने रिश्ते के लिए समय निकालना है। इस बात पर दोनों एक दूसरे को देखते भर हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। उनका ये सेशन इसी नोट पर जाकर खत्म होता है। पास आना तो दूर की बात थी, अभी उनके बीच की दूरियां खत्म नहीं हुई थी। उस पर से दादाजी को मिठाई खिलाने वाले कांड ने हालात और मुश्किल बना दिए थे। गौतम सेशन के बाद सीधे अपने घर जाता है। वहां वो देखता है कि दादाजी अब ठीक हैं और जूस पी रहे हैं। वो उनके पास जाकर बैठता है। अब ठीक है दादू? गौतम उनकी हथेली पर अपनी हथेली रखते हुए पूछता है। हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? काम पर जा, वो जरूरी है। इस पर गौतम मुस्कुराकर जवाब देता है, काम तो होता रहेगा दादू, आपका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। ख्याल रखने के लिए अंजलि बहू है ना? कहाँ है वैसे, दिखाई नहीं दे रही? जब दादाजी ये पूछ रहे होते हैं, तभी रिया कमरे में दाखिल होती है और खुला मौका देखकर उस पर झपट्टा मारती है। आप अंजलि का नाम ले रहे हैं? आपको पता भी है कि कल क्या किया है उसे आपके साथ? रिया की बात सुन दादाजी उलझन में पड़ जाते हैं। उनकी नजर पहले तो गौतम को देखती है, फिर वो रिया की तरफ मुखातिब होते हैं और पूछते हैं, क्या क्या किया है उसने? गौतम आंखों की भाषा में रिया को चुप रहने बोलता है, लेकिन रिया भला इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ने वाली थी? दादाजी, कल उसने आपको मिठाइयाँ खिला दी और वो भी इतनी मीठी कि आप बेहोश हो गए थे। मेरी तो जान निकल गई थी आपको ऐसे देखकर। रिया उगलना शुरू कर देती है। वो तो शुक्र है भगवान का कि आप बच गए, वरना उसने तो आपको आईसीयू में भर्ती करवाने का पक्का इंतजाम करवा दिया था। दादाजी का चेहरा देखकर ये साफ समझ आता है कि उनको इस बात पर यकीन तो बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा हैरत हो रही है। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
नहीं दादाजी, ऐसा ही हुआ है। रिया भी अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो अब तक रोनी सूरत भी बना चुकी होती है। मैंने कहा ना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती उसकी है जिसने इतनी मीठी मिठाई बनाई थी। किसने बनाई थी, चलो बताओ। वो अपनी जगह से उठते हैं और ऑटोमेटिक व्हीलचेयर पर बैठते हैं, जिसमें गौतम उनकी मदद करता है। सभी हॉल में आते हैं। रिया के मन में अब घबराहट होने लगती है। उसे कुछ गड़बड़ की आशंका सताने लगती है। दादाजी शायद बाल की खाल निकालने के मूड में थे। सभी नौकरों को बुलाओ। दादाजी के आदेश पर कुछ ही देर में उनके घर के 4 नौकर एक कतार में उनके सामने खड़े थे। लता देवी भी वहां आ जाती हैं। नजरों ही नजरों में वो रिया से सवाल पूछती है और रिया का डरा हुआ चेहरा आधा जवाब दे देता है। दादाजी मिठाई का डिब्बा लाने को कहते हैं और गौतम उसे चक्कर देखता है। चखते ही गौतम भी ये मान जाता है कि मिठाई को जरूरत से ज्यादा मीठा बनाया गया था, ये जानते हुए भी कि घर में एक शुगर का मरीज है। गौतम अब गुस्से से लाल होता है। वो एक एक करके हर नौकर से पूछता है। शुरू के 2 नौकर ने तो मना कर दिया था। अब बारी थी घनश्याम की। इस सवाल पर वो शक्कर ज्यादा डालने की बात स्वीकारता है। तुमसे तो ऐसी गलती कभी नहीं हुई घनश्याम। इस बार कैसे? क्या किसी ने तुमसे कहा था? गौतम अपनी लाल आंखों और कड़क आवाज के साथ उससे पूछता है। इस पर घनश्याम रिया और लता देवी की तरफ देखता है। रिया तीखी नजरों से उसे मुंह ना खोलने का इशारा करती है। घनश्याम सहम जाता है। रिया की नजरों की धमकी गौतम के कड़े शब्दों पर भारी पड़ती है। वो शांत ही रहता है और उसे ही दोषी समझ लिया जाता है। ये गलती माफ नहीं कर सकता मैं घनश्याम। तुम्हें ये नौकरी छोड़नी होगी। ये सुनते ही घनश्याम सदमे में आ जाता है। उसकी आंखों में भी पानी आ जाता है। लेकिन दादाजी बीच में आते हैं और उसके परिवार और बीवी बच्चों का हवाला देकर गौतम को शांत करते हैं। वो घनश्याम को माफ करने की बात कहते हैं, जिसे गौतम मान लेता है। तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे, दोबारा ऐसी गलती हुई तो माफी नहीं मिलेगी, सीधे जेल भिजवाऊंगा। इतना कहकर गौतम शांत हो जाता है और सारे नौकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। अब गौतम को अपनी गलती का एहसास होता है और उसका मन भारी होने लगता है, क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे उसने अंजलि को चिल्ला दिया था। उसकी गलती ना होने के बाद भी वो चुप रही थी। वो तुरंत अंजलि को फोन मिलाने के लिए अपना सेलफोन निकालता है। ये देख रिया और लता देवी मन ही मन कुड़ रही हैं। रिया तो दादाजी को कोसने लगती है। वो फोन नहीं उठा रही। गौतम कह ही रहा होता है कि सामने से उसे अंजलि खुद आती दिखाई देती है। उसे देखकर गौतम और दादाजी के चेहरे पर तुरंत ही मुस्कान खिल जाती है। इसके ठीक उलट लता देवी और रिया के चेहरे लटक जाते हैं। वो एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं, जैसे उनकी हार पर अंजलि ताली बजाने आई हो। अंजलि आते ही दादाजी के पास आकर बैठ जाती है। दादाजी को ठीक देखकर वो बहुत खुश होती है। आप कैसे हैं दादू? वो पूछती है। मैं तो एकदम ठीक हूँ बहू, लेकिन तुम कहाँ थी अब तक? जानती हो, कब से पूछ रहा हूँ तुम्हारे बारे में। दादाजी लाड़ के साथ कहते हैं। वो वो ऑफिस का एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए जाना पड़ा, अंजलि कहती है और दादाजी उसकी कर्मठता पर तारीफ के 2 शब्द और कह देते हैं। इधर गौतम को समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे अंजलि से नजर मिलाए। रिया की प्राथमिकता इस वक्त बदल चुकी है। उसे दादाजी और अंजलि के ससुर बहू वाले मोमेंट से ज्यादा अपनी जलती पूछ बचानी थी। वो किचन में आती है, जहाँ सारे नौकर काम कर रहे थे। घनश्याम को देखकर वो उसे एक तरफ बुलाती है। घनश्याम रिया के पास पहुंचता है। आज जैसे खामोश था, आगे भी वैसे ही रहना। अगर गलती से ये बात किसी से कही कि शक्कर मैंने मिलाने को कहा था, तो याद रखना, ये ज्यादा से ज्यादा तुझे नौकरी से बाहर निकालेगी, लेकिन मैं तुझे इस दुनिया से बाहर निकाल दूंगी, समझा? रिया की धमकी से घनश्याम डर जाता है। चल निकल अब, रिया कहती है और घनश्याम चलता बनता है। रिया ने एक तरफ से खुद को सिक्योर तो कर लिया था, लेकिन वो जहां से चली थी वहीं वापस आ चुकी थी। अंजलि गौतम की नजरों में और चढ़ चुकी थी। ये सब दादाजी की वजह से हो रहा था। रिया का दिमाग गुस्से से फटे जा रहा था। दादाजी उसकी किसी चाल को सफल नहीं होने दे रहे थे। ये बात तय थी कि जब तक दादाजी हैं, अंजलि की इमेज को दागदार करना बहुत मुश्किल है। वो कुछ सोचकर किसी नतीजे पर पहुंचती है। रिया प्रभाकरन को फोन मिलाती है। प्रभाकरन फोन उठाता है। हेलो मैडम, प्रभाकरन कहता है। ध्यान से सुना,
अब हमें खेल बदलना होगा और तुम्हें दिमाग भी उसी हिसाब से लगाना है। ये सुनते ही प्रभाकरण समझ जाता है कि रिया के दिमाग में नई खिचड़ी पक गई है। क्या करना है बताइए। अब तक हम अंजलि को गौतम की नजरों में गिराना चाहते थे, लेकिन अब हमें उसे दादाजी की नजरों में गिराना है। एक बार ऐसा हो गया तो गौतम उसे घर और ऑफिस से बाहर फेंकने में बिल्कुल समय नहीं लगाएगा। समझ गया मैडम, मैं कुछ सोचता हूँ। इतना कहकर वो फोन काट देता है और इधर रिया के चेहरे पर एक नए शैतानी आत्मविश्वास की चमक आ चुकी है।